हाँ बताओ, पहला टॉपिक क्या है? यही है ना पहला? आदित्य? यस सर, अरे सर गलती से माइक बंद हो गया था। सर पहला टॉपिक कंसेप्ट है और डेफिनेशन। कंसेप्ट है मैनेजमेंट का। हाँ सर। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे कि हम दूसरों से अपने काम को पूरा कर पाते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग या गेटिंग वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। और डेफिनेशन कुछ लिखी हो तो एक बार पढ़ दो उसको। Management is a very popular term and has been extensively used for all types of activity. So, डेफिनेशन कहीं दी होगी, देखो तो। definition of management. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups efficiently accomplish selected aims. और सर हम लोग की जो डेफिनेशन है वो है सर, तो बेसिकली जो हमको करना है मैनेजमेंट, वो है मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली और काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। तो लास्ट वाली है ना? पता नहीं बेटा, ये बहुत पुरानी एनसीईआरटी उसी में डेफिनेशन लिखी है। अच्छा हाँ सर, हाँ क्रिंटर है, उन्हीं की डेफिनेशन है। हाँ सर लिखिए। हाँ, तो इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है कि दूसरों के साथ मिल के काम करना और जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव है या गोल्स हैं वो फुलफिल करना, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है? हाँ सर। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट हेडिंग? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सर ये कंसेप्ट तो ये हो गया, फिर उसके अंदर और क्या है उसके आगे? सर उसके आगे है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, तो उसमें क्या लिखा है? सर these two terms are different but they are interrelated for management. It is important to be both effective and efficient. Effectiveness and efficiency are two sides of a coin, but these two aspects need to be balanced and managed at times as to compromise with efficiency. और उसका कुछ डेफिनेशन भी लिखा है या कुछ उसके बारे में बताया भी है? सर यहाँ पे लिखा है सर, effectiveness refers to completing the work in time और इसको अंडरलाइन करो। हाँ सर एक मिनट कर रहे हैं। हाँ सर हो गया। Effectiveness refers to getting work done within a specified time। हाँ सर। ठीक। और एफिशिएंसी क्या होती है? Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost। ठीक। तो
इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये दोनों ही टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मीनिंग भी होता है और दोनों का साथ साथ रिक्वायरमेंट भी होता है किसी भी बिजनेस में। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि विद इन टाइम किसी भी काम को पूरा करना, जो भी टास्क हमको दिया गया है उस टास्क को हम विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम उसको पूरा करें तो उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी होता है रिलेटेड टू कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट किसी भी चीज़ का जो है कम से कम करके उस काम को कर पा रहे हैं मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बहुत ही एफिशिएंटली हमने उस काम को किया है। ठीक है, यही लिखा है ना? हाँ सर, यही लिखा है। तो ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट मतलब है कि काम करना दूसरों के साथ मिल करके और ऐसे करना कि वो काम मतलब टाइमली पूरा हो, मिनिमम कॉस्ट में पूरा हो, और जिसमें हम अपना एक तरह से कहें कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और चीज़ों को समय पर पूरा कर सकें, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट या काम को पूरा करना। मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि हम किस तरह एफिशिएंटली लोगों के संग मिल के अपने काम को पूरा करें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक, तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट? सर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ क्या है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो सब एक क्लास में बैठेंगे, उसके साथ साथ वो लोग जो है सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि जिसमें 3 सब्जेक्ट्स मेनली माने जाते हैं कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। साइंस के स्टूडेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो ये सब्जेक्ट्स में पढ़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि किसी चीज़ का जो पिक्यूलियर नेचर होता है जिसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है गोल ओरिएंटेड। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं वो अगर किसी गोल ओरिएंटेड नहीं है तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, क्लास 12 तक पढ़े हैं, उसके आगे भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, या क्लास 12 तक हम कॉमर्स से पढ़े, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, हम आर्ट्स में चले गए, हमने बीए कर लिया, बीए करने के बाद हमने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, हम मैनेजमेंट कर लिए, या आजकल एक ट्रेंड है जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो अगर वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ऐसा कर रहे हैं जो उनके माइंड में पहले से सेट है, तब तो ठीक है, गोल ओरिएंटेड है तब तो ठीक है। और अगर आप सिर्फ डिग्री अर्न करने के लिए पढ़े जा रहे हैं एक के बाद एक और वो भी बदल बदल के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। या अगर जैसे आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखा है और साथ में ऑप्शनल में आप मान लीजिए केमिस्ट्री लेकर के पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई काम नहीं आने वाला है कॉमर्स स्ट्रीम में। अगर आप मैथ्स लेते हैं या कोई और कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट लेते हैं तो वो फिर भी आपको आगे चल के काम देगा, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जिसका कि कोई लिंक नहीं है तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड होने का मतलब है कि वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ही किया जाता है, या किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है, और वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हमको क्या काम करना है। ठीक है, हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव। हाँ सर। मेरे ख्याल से इसमें है कि शायद यही है ना कि सारे स्टेप्स पे रिक्वायर्ड होता है, हर एच स्टेप पे। एक बार पढ़ना तो सर लिखा है द एक्टिविटीज इन मॉडल मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर फॉरवर्ड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर
इकोनॉमिक और सोशल। अच्छा, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। मतलब मैं ऑल परवेसिव का मतलब है मेरे ख्याल से कि वो और जगह सारी जगहों पे वो इम्पोर्टेंट होता है, सारी जगहों पे वो ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे उसको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट के बिना कहीं पे भी कोई काम किया जा रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट है उसका ऑल परवेसिव। उसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट का होना। अगर मैनेजमेंट नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी इस समय कोरोना हो जाने की वजह से क्लासेस सस्पेंड करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, अगर सारी चीज़ें मैनेज्ड नहीं हैं, पहले से पता नहीं कि क्लास कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा, हम रैंडमली उठ के मैसेज कर दें कि हमको क्लास इज लाइव का हम मैसेज कर दें तुमको, ऐसे ही उठ के, पहले से पता ना हो कि कब से होने वाली है, तो वो क्या होगा, किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। एक मिनट, परवेसिव का मतलब वही होता है कि फैला हुआ है मैनेजमेंट हर जगह पे। तो मैनेजमेंट हर जगह पे इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम को नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, या इवन एक पूरा का पूरा देश हो, इकोनॉमी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। और मैनेज करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों को बैठाया जाता है जो कि हर उसको मैनेज करते हैं। किसी भी चीज़ का एग्जांपल उठा के देख लो, हर जगह पे मैनेजमेंट तुमको मिल जाएगा। स्कूल में भी एक मैनेजमेंट अलग से होता है जो ना कि टीचिंग का काम करता है, ना ही बस चलाने का काम करता है, ना ही फीस कलेक्शन का काम करता है, लेकिन उसका काम होता है सिर्फ चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना या मैनेज करना। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह ज़रूरी है और हर तरह के हर टाइप के बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक उसका ये भी है। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक तरह से या एक लाइन में सोचते हुए नहीं किया जा सकता। अगर हम डिफरेंट तरीक़ों से नहीं सोचेंगे तो मैनेजमेंट को कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हमारे लिए क्लास 12 का ये क्लास चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से क्या हो गया कि स्कूल और कोचिंग दोनों ऑफलाइन मोड में दोनों को बंद किया जा चुका है। तो अब अगर हम मल्टी डायमेंशन होकर नहीं चलेंगे तो हम सिंगल डायमेंशन पे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोचिंग खुलती तभी हम अपनी क्लासेस को लेते हैं और तभी हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं या तभी हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमारे पास और ऑप्शंस हैं, अब आजकल ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है, तो इसलिए हम लोग अपने अपने घर पर रह के सेफ रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हमने एक चीज़ के दो ऑप्शंस ले करके हम चल रहे थे। अगर ऑफलाइन बंद हो गया किसी वजह से तो हम ऑनलाइन का ऑप्शन भी रखे हुए, जिससे कि हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो मतलब इसमें मैनेजमेंट कहाँ पे है, मैनेजमेंट यहाँ पे है इसमें कि हमारा जो भी कोर्स है वो अपने टाइम से चल रहा है और वो रुक नहीं रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल या कोचिंग खुली है या बंद है। हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, वेल इन टाइम चल रहा है। अगर हम इसी चीज़ को 2 महीने बंद करके फिर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास से 2 महीने जा चुके होंगे, तो हम उसको उतने एफिशिएंटली काम को नहीं कर पाएंगे, जिसको कि मैनेजमेंट ने भी टर्म भी था इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवली हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, मतलब विद इन टाइम हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का एक चीज़ ये है कि उसको मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़रूरी है।
ये तो एक एग्जांपल था, उसके अलावा भी उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये तो हम अपने टीचिंग के लाइन से बताए तो तुमको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई बिजनेस है जो रन कर रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो सभी चीज़ों को बंद रखना ज़रूरी था, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने बिजनेस को रन करेंगे? अगर आप उसमें कुछ अलग हट के नहीं सोचेंगे तो आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। 3 महीने आप बिना कुछ मतलब सेल किए कैसे आप अपना घर चलाएंगे? उसके लिए फिर क्या किया, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया करना, सेलिंग या सर्विस देना ऑनलाइन शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने फिर घर जाके सर्विस देना शुरू कर दिया, कस्टमर दुकान पे आए उसकी जगह पे वही उनके घर जाने लगे, या उन्होंने ऑनलाइन सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि डॉक्टर्स ने भी बहुत से पिछले साल क्या किया, ऑनलाइन कंसल्टेंसी की, पेशेंट को अपने पास बुला के या खुद पेशेंट के पास ना जाके उन्होंने दूर से घर बैठे ही सेफ्टी को ध्यान रखते हुए वीडियो कॉल के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू उनसे उनके प्रॉब्लम सुन के और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया। तो मल्टी डायमेंशनल इसी को कहते हैं कि जब आप एक तरीके से ना सोच के कई एस्पेक्ट्स को लेकर के चलें तो उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल होना। और मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में, क्योंकि उसके बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ सर। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट को कहा जाता है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट पूरा थ्रू आउट काम करता रहता है। अगर हम एक स्कूल के एग्जांपल के तौर पे देखें, मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है स्कूल मैनेज करने का, टीचर्स और बच्चों की छुट्टी हो जाती है 1 महीने के लिए समर वेकेशन में, लेकिन मैनेजमेंट तब भी काम करता रहता है, न्यू एडमिशन्स उस टाइम पे लेता रहता है। स्कूल में अगर कोई रिनोवेशन कराना है या कुछ ठीक ठाक कराना है तो उस टाइम पे कराता है जो मैनेजमेंट होता है स्कूल का, तो वो उस चीज़ को देखता रहता है। इसी तरह से बिजनेस का भी अगर कोई मैनेजमेंट है तो वो चलता रहता है और रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट करना। वो बार बार हर स्टेप पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हर दिन उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आज हमने अपने बिजनेस के हिसाब से मान लो सिचुएशन को देखते हुए उसको ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन कल को जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और सब लोग अपना अपना दुकान खोल के उसको मार्केट में सामान को बेच रहे होंगे और हम ऑनलाइन बेच रहे होंगे, तो हो सकता है कि बनारस जैसे छोटे शहर में लोग अभी ऑनलाइन उतना नहीं प्रेफर करके मार्केट जाके लेना प्रेफर करें। तो उस टाइम भी अगर हम सेम उस पर ही चलते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाएगा या चल नहीं पाएगा, या हो सकता है इवन कि सर्वाइव भी ना कर पाए, डेवलप तो बात की बात है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट को करते रहना होगा, सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमको चीज़ों को चेंज करते रहना होगा और डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स लगा के उसको मैनेज करते रहना होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर ये समझ में आया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया सर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट की ज़रूरत भी तभी पड़ती है जब ज़्यादा लोग होते हैं। और दूसरी चीज़, मैनेजमेंट कभी भी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ का एग्जांपल उठा लो, इवन अपने घर का भी एग्जांपल उठा लो, तो एक अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। कोई आदमी बॉस हो सकता है घर का, शायद घर के फादर जो हैं वो बॉस हो सकते हैं घर के, जो सबको डायरेक्ट करेंगे कि किसको क्या काम करना है, या घर की मदर जो है वो बॉस हो सकती है, लेकिन काम सभी को करना पड़ता है अपने अपने हिस्से का। अगर फादर जा रहे हैं बाहर कमा के ला रहे हैं तो घर में खाना बनाने से साफ़ सफाई से लेके हर एक काम को देखना मम्मी की जिम्मेदारी होती है। और छोटा मोटा काम जो है वो घर में कई बार बच्चे भी कर देते हैं, कुछ सामान लाना है या कुछ करना है
बच्चों का दूसरा काम होता है अपना पढ़ाई करना। तो अगर सपोज बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं और मम्मी उन्हीं के पीछे लगी हैं, कुछ और नहीं कर रही हैं घर में, तो ये दिक्कत हो जाएगी। बच्चे अपना काम तो कर ले रहे हैं पढ़ाई, लेकिन मम्मी को उसकी वजह से अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या मैनेजमेंट जो है वहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का सेंस ये है कि हर आदमी को अपना काम खुद से करना पड़ता है और किसी भी आदमी के बिना पूरा चीज़ जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो सकती। अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल में बस ड्राइवर का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना टीचर का है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जो बेल बजाता है, प्यून है, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, प्रिंसिपल का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और टीचर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर सब लोग अपने अपने टाइम से नहीं चलेंगे, अगर बस वाला सुबह 4 बजे उठ के और आपको 6 बजे लेने नहीं आएगा तो आप 7 बजे स्कूल में नहीं हो सकते। टीचर वहाँ पहुँच भी जाएगा तो किसको पढ़ाएगा जब तक कि बच्चे ही नहीं पहुँचे होंगे तो। या अगर जो वहाँ की दाई हैं वो अगर रूम को साफ़ सफाई नहीं करेंगी, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई वहाँ के प्यून्स नहीं करेंगे तो फिर बहुत सी दिक्कतें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। प्रिंसिपल है अगर वो मैनेज नहीं करेंगे, कोई टीचर है जो क्लास ही लेने नहीं जा रहा है, बैठा हुआ है स्टाफ रूम में आके स्कूल में, अपना क्लास लेने नहीं गया और उसको कोई देख नहीं रहा है तो कैसे मैनेज होगा। तो किसी एक आदमी के बस का नहीं होता है मैनेज करना, इसलिए मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा जाता है और सबका अपना अपना रोल होता है और उस रोल को निभाना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो एक ऐसे एक्टिविटी हो, चाहे वो एक बिजनेस एक्टिविटी हो, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी आदमी अकेले कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे जनरली जो शॉप ओनर होते हैं, अगर वो सपोज़ अकेले हैं घर में और वही शॉप चला रहे हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि वो बाज़ार जाके स्टॉक भी लेके आएँ, दुकान में भी बैठें और कस्टमर भी देखें और फिर बाकी चीज़ों को भी मैनेज करें, जो पेमेंट करना है या किसी से पेमेंट लेना है, वो सारी चीज़ों के लिए वो अकेले ही दौड़ भाग करें तो बहुत दिक्कत हो जाता है। करने को लोग करते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होता है। और अगर वो उसी चीज़ के लिए एक आदमी रख लें जो जाके मार्केट से सामान ला दे या जाके पेमेंट ले आए, या पेमेंट देना है तो जाके दे आए, या सिर्फ बैठ के दुकान में सारी चीज़ों को मैनेज करें तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसी तरह जितना लेवल ऑफ बिज़नेस बढ़ता जाता है उतने ही ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिज़नेस में। अगर अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम्पल उठा लो तो स्कूल में जो मालिक हैं, स्कूल के ओनर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ दो तो इनके अलावा कितने एम्प्लॉयज़ होंगे टोटल स्कूल में। टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, प्यून्स, बस ड्राइवर्स, दाई, सबको ले करके जोड़ोगे तो कितने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। एक क्लास 12 तक का स्कूल चलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? कम से कम 100 लोग होंगे स्कूल में अगर देखा जाए तो, मालिक के अलावा। तो वो सब क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल आर हेल्पिंग द ओनर टू मैनेज हिज बिजनेस एक्टिविटीज़ या मैनेज हिज डेली एक्टिविटीज़। और वो सब अपने अपने काम में एक्सपर्टाइज हैं और सब लोग उसको अपना अपना सर्विस देते हैं, बदले में उनको कुछ न कुछ सैलरी या जो भी उनकी फ़ीस होती है वो उनको मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। एक मिनट। Dynamic process. The dynamic function, yes sir. Function. Dynamic क्या होता है? सर डायनेमिक मतलब सर जो अपने इन्वायरमेंट और अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, वेरी गुड। डायनेमिक और स्टैटिक दो वर्ड होते हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के।
स्टैटिक का मतलब होता है जो एकदम स्टेबल और एक जैसा रहे, वो जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। लेकिन जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा यही है कि डायनामिक होना पड़ता है, बिजनेसमैन को भी, बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी, और जो लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं उन सभी को भी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में जब तक आप डायनामिक नहीं होगे, यानी इन्वायरमेंट के चेंज होने के संग आप चेंज नहीं होगे, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अभी जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम जब लोग अपनी करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे पुरानी वाली नई से, उस टाइम पे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि लोग उस समय नया चीज़ या शॉपिंग करने नहीं जा रहे थे बल्कि अपना करेंसी एक्सचेंज करने में ज़्यादा लगे हुए थे। अगर उस टाइम पे सभी बिजनेस वाले पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब ऐप्स के थ्रू अगर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई भी उस समय कैश जाके जल्दी खरीद के नहीं आ रहा था, क्योंकि कैश की उस टाइम पर शॉर्टेज थी नई करेंसी की और पुरानी करेंसी कोई ले नहीं रहा था, बिजनेसमैन भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वही अकाउंट पेमेंट्स को वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर ले रहे थे। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही कोई इन्वायरमेंट में चेंज आया, एकदम से क्या हुआ कि नोट जो करेंसी थे 500 और 1000 रुपीज़ के, वो बाहर हो गए और नए करेंसी के नोट्स आए उसके बदले में। तो अचानक से अगर ऐसा हुआ और उसके बाद भी लोग अपने पुराने ही तरीके पे चलते रहे, अगर वो डायनेमिक नहीं हुए तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, उस हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट करने के लिए भी ये इसी तरह से ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप मैनेज कर रहे हैं और अगर आप अपने तरीक़ों को चेंज नहीं करेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पिछले साल 2020 मार्च, शायद 24 मार्च 2020 के पहले कोई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज के समय में हर एक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू ले रहा हो, चाहे वो किसी ऐप के थ्रू ले रहा हो, लेकिन वीडियो पे ले रहा हो, ऑडियो पे ले रहा हो, लेकिन ओवरऑल सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं और उसी को प्रेफर कर रहे हैं पिछले साल से। तो जहाँ पे एक टाइम था कि स्टूडेंट्स के लिए या घर में पेरेंट्स भी बच्चों को कहते थे कि फ़ोन हाथ में नहीं लेना है, आज के समय में उसी फ़ोन के बिना या किसी कंप्यूटर के बिना उनका काम नहीं चल रहा, क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है, ये डायनामिक होना है, समय के संग चेंज होना पड़ता है। अगर हम उसी पे कांस्टेंट रहेंगे या स्टैटिक रहेंगे तो हम उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक फंक्शन होता है। फिर क्या है नेक्स्ट, माइक म्यूटेड है तुम्हारा। हेलो, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब तक बुक में हम लोग देख लेते हैं उसको। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी एक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। और मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा है कि मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरियस टाइप्स के स्टेप्स होते हैं जिनको कि लेकर के चल रहा है, फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो 5 स्टेप्स है मैनेजमेंट के बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन 5 स्टेप्स की मदद में हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को लेकर के चलते हैं। हेलो, हाँ सर, आ रही आवाज़? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। कहाँ तक सुने थे?
कल कट गया था कनेक्शन। हाँ तो कहाँ तक क्लास सुने तो बताओ, तो फिर हम आगे बोले। सर वही डायनेमिक वाला जो आप बोले कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम अगर सब लोग जो बिजनेसमैन लोग थे वो ऑनलाइन पेमेंट पे नहीं आए होते तो उस टाइम उनका बिजनेस फिर से 2-3 महीने के लिए उस टाइम भी ख़त्म हो गया होता। हाँ सर। इसलिए उस टाइम पे डायनामिक होना बहुत ज़रूरी था, चीज़ों को मैनेज क्योंकि नई करेंसी अवेलेबल नहीं थी और पुरानी करेंसी कोई ले नहीं रहा था, ना दुकानदार ले रहे थे ना कोई देना चाह रहा था। उस टाइम को सब लोग एक्सचेंज करने में लगे थे और एक्सचेंज करने की वजह से सबके बैंक अकाउंट में पैसे उस टाइम थे, तो बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पेटीएम और पे ऐप या गूगल पे ये सब के थ्रू उनसे ज़्यादा आसान था कंपैरेटिवली कि आप कैश पेमेंट करते। तो सभी लोग उस टाइम पे ये नया जो उन्होंने चेंज किया वो डायनामिक होना उस समय ज़रूरी था, और जो स्टैटिक रहा जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया या ये सब चीज़ों पे नहीं आया वो उस टाइम पे सरवाइव नहीं कर पाया। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस के लिए भी है, जो एक टाइम पे स्टूडेंट्स को मोबाइल या बाकी चीज़ें यूज़ करने पे मना करते थे, टैबलेट या कंप्यूटर इवन पढ़ाई के अलावा, आज उन्हीं स्कूलों का कॉलेजेस का कोचिंग्स का पढ़ाई जो है वो बिना इस चीज़ के चल ही नहीं पा रहा है। अगर मोबाइल या टैबलेट्स या कंप्यूटर्स ना हो, इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो क्लासेस लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, फिर सबको घर बैठना पड़ेगा। तो अगर हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, और यही पिछले साल मार्च के पहले कोई स्कूल या कोई भी कोचिंग ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं था, जो अपना वैसे पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे या चैनल चलाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सिचुएशन आई उसमें डायनामिक होना बहुत ज़रूरी था। तो एक अच्छे मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डायनामिक होना चाहिए किसी को भी, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज के हिसाब से अपने आप को भी हमको चेंज करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल क्या होता है सर? इंटेंजिबल मतलब जिसको सिर्फ छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। वेरी गुड। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब यही होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। अभी जिस कमरे में हम हैं, जिस कमरे में तुम हो, जिस कमरे में सभी लोग हैं, उसमें हवा है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन आ रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग को कोई पता नहीं लग रहा है कि हवा है या नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे या किसी कमरे से ऑक्सीजन निकाल दिया या हवा को हटा दिया जाए तो हमको उसकी कमी ज़रूर महसूस होगी और हमको तुरंत पता लग जाएगा कि वो वहाँ पे है नहीं। तो हवा जैसे इंटेंजिबल है वैसे ही मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ना हो तो उसकी कमी ज़रूर आपको समझ में आ जाती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हम ऑनलाइन क्लास का कोई टाइमिंग और सब्जेक्ट पहले से फिक्स ना रखें, रैंडमली उठ के मैसेज कर दें किसी भी टाइम पे जब मेरा मन करे कि क्लास है, आप लोग सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, तो ना ही स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि क्या पढ़ाने वाले हैं, ना हमको पता है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बस उठ के हम आ गए ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के। तो वो जो है बहुत ही मिसमैनेज हो जाएंगी चीज़ें। जैसे कि अनंत इस टाइम पे बाहर गया हुआ है, अभी नहीं है, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ये किस वजह से हुआ कि उसने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, तो हम लोग कोई चेंजेस उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सके, क्लास उसने मिस कर दी अपनी, तो वो इसी वजह से हुआ। तो उसकी वजह से क्या है कि अब मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ा दी हैं उसको समझने में हो सकता है उसमें दिक्कत आए कुछ चीज़ों को। तो मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो इंटेंजिबल होकर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट नहीं होता है तो वो फील ज़रूर हो जाता है, मैनेजमेंट के होने पे बल्कि फील नहीं होता है। अगर सभी चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज्ड हैं तो वो फील नहीं होगा आपको कि वो चीज़ें कैसे हो जा रही है, स्मूथली हो जा रही है। लेकिन जब वो नहीं होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट किसी भी चीज़ में नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको उसकी कमी ज़रूर दिख जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट सर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए, अब सर है ऑब्जेक्टिव
मैनेजमेंट। बताओ ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? सर इसमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? सर ऑब्जेक्टिव का मतलब सर गोल्स, सर मतलब एक स्पेसिफिक एम, मतलब सर किस लिए मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, मेन ये है। क्या क्या बताया एक बार फिर से बताओ तो। 3 सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स यही है कि मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मैनेजमेंट को करना क्यों ज़रूरी है। तो 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट करते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका खुद का क्या ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से उसको मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ हमारे आसपास की सराउंडिंग में लोग होते हैं जिनसे हम, जो कि ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से भी मैनेजमेंट वहाँ पे भी ज़रूरी हो जाता है। और कुछ होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे खुद पर्सनल के लिए ज़रूरी होता है, उन चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को, तीनों ऑब्जेक्टिव्स को साथ में ले करके जो चल सकता है वही एक अच्छा मैनेजर होता है, या वही एक अच्छा मैनेजमेंट होता है जो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ फुलफिल कर सके। पहले एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है पहला? सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पढ़े? हाँ, पहला क्या है, पहला पढ़ो। पॉइंट वाइज है कि कैसे है? सर पॉइंट वाइज है, पैराग्राफ है सर। अच्छा, पैराग्राफ है। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? पढ़ो थोड़ा सा तो बता देते हैं। It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and government. These are survival, profit and growth. Survival और ये सब दिया है सर। शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज। हाँ सर, और कस्टमर्स और गवर्नमेंट। कह रहा है कि किसी भी मैनेजमेंट को इन चारों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं पहले ये जानते हो? वो आर द शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स वो तो कंपनी के शेयर्स होते हैं जिनके पास। वो तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्ड करते हैं वही शेयर होल्डर्स हैं। होते कौन है वो कंपनी के? सर वो कंपनी के, तो मतलब एक सर उनके पास कंपनी का एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वो होता है सर, स्टेक कर सकते हैं। ओनर्स होते हैं वो कंपनी के, जैसे हाँ, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स के ओनर इंडिविजुअल्स होते हैं, वैसे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। जो जितना ज़्यादा शेयर होल्ड करता है उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होती है कंपनी को चलाने की। तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन शेयर होल्डर्स को ओनर्स भी कहा जाता है कंपनी के। किसी भी बिजनेस के ओनर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर बिजनेस ओनर का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। हाँ, वेरी गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या बिजनेस का मेन जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा, बिजनेस का डेफिनेशन ही होता है कि एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाने वाली एक्टिविटी को ही हम लोग बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस किया ही प्रॉफिट के लिए जाता है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो,
ठीक है। तो मतलब इनकम एक तरह से कह सकते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो इनकम। एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का होगा कि उनको जो सैलरी मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। बोलते रहो तो हमको समझ में आए कि तुम सुन रहे हो। कस्टमर्स के लिए क्या होगा कि उनको चीप कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का हो, वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन सस्ता मिले। सबसे पहला कस्टमर यही देखता है कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, फिर सेकंड वो क्वालिटी भी देखता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अभी क्वालिटी वाले एस्पेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीप कॉस्ट पे उसको चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या होगा कि उसको टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मैक्सिमम पॉसिबल टैक्स वो किसी से ले सके, उसके लिए वही उसके इनकम का जरिया है। तो गवर्नमेंट के लिए भी उसको टैक्स ज़्यादा मिले। अब अगर सैलरी ज़्यादा दे देगा कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को, या गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा दे देगा, तो उसका क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज कर गया। कॉस्ट इंक्रीज कर गया तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये बाकी चीज़ों को इंक्रीज करता है तो, ठीक है। अगर वो सैलरी कम देता है, डिक्रीज करता है, और टैक्स भी कम देता है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही चीज़ें। अब इसमें से चीप कॉस्ट का प्रोडक्ट भी देख लें। अगर किसी प्रोडक्ट को कोई भी बिजनेस कम दाम में बेचेगा तो उसको कम प्रॉफिट होगा, और अगर ज़्यादा दाम में बेचेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेसमैन है या ओनर है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है कि हाई प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीप कभी भी नहीं देगा, हमेशा वो क्या देगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देगा, महंगा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो महंगा प्रोडक्ट देने के लिए वो क्या करेगा, अगर वो महंगा प्रोडक्ट देगा तो ही उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन फिर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। कस्टमर अगर कहेगा कि हमको महंगा दे रहा है तो कस्टमर या तो दूसरे से ले लेगा या तो वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं अगर ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो चार इसमें लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट हैं, उन सभी का जो है ऑब्जेक्टिव आपस में क्लैश करेगा। एक चाहेगा कि सस्ता सामान मिले, ज़्यादा टैक्स मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, तो दूसरी तरफ ओनर चाहेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर ये सब ज़्यादा देगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर कम देगा तो ये लोग खुश नहीं रहेंगे। इन्हीं लोगों की, सारे लोगों की जो भी उनकी मतलब सोच है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो उनका जैसे शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट, एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सैलरी, कस्टमर का ऑब्जेक्टिव है चीपेस्ट प्रोडक्ट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिले, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हाईएस्ट टैक्स हमको मिले। सबका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ ले करके जो चल सके, जिसमें कि कोई भी अनसेटिस्फाइड ना रह जाए, सब लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से सेटिस्फाइड रहें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ले करके चलना। अच्छा मैनेजमेंट तभी होगा जब वो सभी लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकेगा अच्छे तरीके से। कोई भी अनसेटिस्फाइड ना रहे तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक अच्छा मैनेजमेंट है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसको प्रॉफिट उसका मैक्सिमम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है इसके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं, चाहे तो उसकी सैलरी से या बाकी जो भी वो दे रहा है, उनको पर्क्स दे रहा है, बोनस दे रहा है, जो भी चीज़ें दे रहा है उससे सेटिस्फाइड रहें। फिर जो कस्टमर्स हैं उसके वो उससे सेटिस्फाइड रहें, जो उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहें, किसी और से वो प्रोडक्ट ना खरीदे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी का प्रोडक्ट खरीदे, और वो कस्टमर को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे, जिसमें उसका प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा हो, उस कॉस्ट पे कस्टमर को
बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को जो भी इनकम पे टैक्स बनता है उसकी कंपनी की, वो टैक्स उसको गवर्नमेंट को वो प्रॉपर तरीके से दे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना जो है वो अच्छे मैनेजमेंट का काम है। जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो एक साथ मिल करके पूरे होंगे और कोई भी इसमें से अनसेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो ये जो सबके अलग अलग डायरेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, उसी डायरेक्शंस को एक साथ लेकर के चलने को ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। फिर इसमें क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में? सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया ना? हाँ सर, ये ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया सर। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज business or non-business has a social obligation to fulfill. ठीक है। First, constantly creating economic value for various constituents of society. ठीक है। हमने उस दिन बताया था कि एक शब्द आजकल नया चला है कॉमर्स में, जो कि जानना तुम लोग के लिए जरूरी है, आगे चल के पढ़ना भी होगा, जिसको बोलते हैं CSR, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। हर बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे और सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दे अपने पास से। तो वो आता है उसके सोशल ऑब्जेक्टिव में। कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो रन कर रहा होता है तो वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोग हॉस्पिटल्स बनवा देते हैं, कुछ लोग स्कूल बनवा देते हैं, कुछ लोग किसी और तरह का कर देते हैं। जैसे अगर बनारस के लोकल की बात करें तो यहाँ पे जलान करके जो है बिजनेसमैन, वो क्या किए हैं CSR के तहत, वो क्या किए हैं, कई हॉस्पिटल्स, BHU हॉस्पिटल, ये जो बिरला हॉस्पिटल है, इसके पास उन्होंने अपना एक अन्नपूर्णा नाम से वो खोल रखा है, क्या कहेंगे उसको, रेस्टोरेंट कह सकते हो, जो भी, जहाँ पे कि बहुत चीप रेट में, मतलब कि अगर आप उस रेट में कहीं पे भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। उस रेट पे वो पूरा सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सारी चीज़ें मतलब बदल बदल के अपने मेन्यू के हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि जो लोग महंगा खाना नहीं अफोर्ड कर सकते उनको सस्ते 30, 40, 50 रुपये में पूरा अच्छे से भरपेट खाने को मिल जाए। तो वो ये क्या कर रहे हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, एक सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहे हैं कि अगर वो एक बड़े बिजनेसमैन है यहाँ के तो वो ऐसा काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे बनारस में बिरला हॉस्पिटल है तो वो बिरला ग्रुप वालों का बनाया हुआ है। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बना है तो वो टाटा वालों ने बनवाया हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कुछ तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर रखा है और कुछ लोग अपने मर्जी से, अपने इच्छा से भी इसको आगे बढ़ाते हैं और उस लेवल से ऊपर जाके भी वो सोसाइटी की हेल्प करते हैं। तो उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। तो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी चाहती है कि अगर कोई बिजनेस हमारे सोसाइटी में से अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो सोसाइटी को बदले में कुछ दे। तो सोसाइटी की भी जो इच्छाएं हैं, जो उसका क्या कहते हैं, एक तरह से सोसाइटी के जो भी मतलब एस्पिरेशंस हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको भी फुलफिल करने का काम हमारा मैनेजमेंट का होता है। और मैनेजमेंट के लिए एक ज़रूरी है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी उतने ही अच्छे तरीके से फुलफिल करे जितना कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को करता है। ठीक है। तो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ दो इसको तो फिर इसको बता देंगे। Personal objectives. Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, and experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. These may vary from एक मिनट बस
पर्सनैलिटीज में पहली लाइन फिर से पढ़ दो। पर्सनैलिटीज, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्टिव्स भी है सर, एंड ऑब्जेक्टिव्स। खैर ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, पीपल जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के होते हैं। मतलब कोई बहुत आउटस्पोकन होता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बहुत कम बोलता है, कोई अपनी बातें अच्छे से कह पाता है, कोई नहीं कह पाता है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। जैसे अगर हम एक क्लास का ही एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट बहुत संकोच करते हैं कि नहीं हम पूछेंगे, किसी और ने नहीं पूछा, सिर्फ हम पूछेंगे तो कैसा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब नहीं पूछते हैं इस वजह से। लेकिन एक अच्छे मैनेजर जो कि वहाँ पे उस टाइम पे कौन है, टीचर है क्लास में, उसका काम क्या है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो इस तरह के बच्चे जो नहीं पूछ रहे हैं या जो आगे बढ़ के पूछ रहे हैं, उन सभी के जो भी मन में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का वो प्रॉपर्ली रिप्लाई करे, उनको पूरा फुलफिल करे और सभी को एक बराबर से वो लेकर के चले क्लास में। तो वहाँ पे टीचर क्या है, क्लास में ऐसा मैनेजर काम कर रहा है। जब वो अपनी क्लास को हैंडल कर रहा है तो वो एक तरह से मैनेज कर रहा है, क्लास को हैंडल कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है क्लास का। तो वहाँ पे टीचर का काम हो जाता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को बराबर लेकर के चले। इसी तरह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग जो होते हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। कोई हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आ रहा होता है, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहा होता है, कोई गांव में रह के आ रहा होता है, तो कोई शहर में रह के आ रहा होता है, कोई बहुत मेट्रो सिटी से, कोई हो सकता है फॉरेन से भी रिटर्न होकर के आया हो, यहाँ पर जॉब कर रहा हो उनके यहाँ। उसके अलावा फिर एक्सपीरियंसेस, सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, फ्रेशर होते हैं, कुछ लोग कई साल का एक्सपीरियंस लेकर के आए होते हैं, कुछ लोग के पास मिडिल एक्सपीरियंस होता है, मतलब बीच का कुछ कम सालों का एक्सपीरियंस होता है। सब लोग के पास डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंसेस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। कोई जो है काम करता है, कोई जो काम करता है अपने करियर को बनाने के लिए जॉब करता है, कोई करता है जो उसके लिए करता है पैसा कमाने के लिए करता है, और किसी को किसी एक पर्टिकुलर जगह में जॉब करना है। जैसे अगर कोई टीचिंग कर रहा है सपोज, तो उसको हो सकता है टीचिंग करना अच्छा लगता हो इसलिए वो कर रहा हो। किसी को म्यूज़िक बनाना अच्छा लगता है तो इसलिए हो सकता है वो म्यूज़िक का काम कर रहा हो, कुछ जाके या म्यूज़िक की टीचर बन गया हो। तो इसलिए वो नहीं बना कि उसको पैसा चाहिए या उसको अपना कैरियर म्यूज़िक में बनाना है, इसलिए क्योंकि उसको म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िक टीचर बन के लोगों को म्यूज़िक सिखाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास एक अच्छा म्यूज़िक टैलेंट है। तो ऑब्जेक्टिव सबके डिफरेंट होते हैं। हर आदमी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव से करता है। जैसे किसी का कैरियर, किसी का पैसा, किसी का इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को ये बहुत ही वैरायटी की मिलती हैं। अभी तो हम आप जो है छोटे मतलब बनारस कंपैरेटिवली छोटे शहर में रह रहे हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे साउथ इंडियन भी आपको मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन भी मिलेंगे, ईस्ट साइड में रहने वाले भी मिलेंगे, वेस्ट साइड में रहने वाले भी लोग मिलेंगे, तो सब पूरा मिक्सचर होता है। तो सभी किस्म जो सभी लोग हैं, सब लोग डिफरेंट जगह से आए हैं, तो उनके बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं, इवन ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं और एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ ले करके चलना, वो एक अच्छे मैनेजमेंट का काम होता है कि वो सारी चीज़ों को एक साथ ले करके चल सके और सभी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, जो डिफरेंट अपने दिमाग में वो लोग ले करके आए हैं, उन सबको फुलफिल करना भी एक अच्छे मैनेजमेंट का काम होता है। और अच्छा मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब वो सबको एक साथ लेकर के चल सके, नहीं तो फिर ऐसे फिर बहुत सारे क्लैशेज आते हैं। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है कि डिफरेंट
पर्सनालिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो वहाँ पे कहीं पे फुलफिल नहीं हो पाता है। वो फुलफिल नहीं हो पाता, वो कहीं खो जाता है, उनकी इन छोटी चीज़ों की लड़ाई को लेकर के उसको खो जाता है। तो सबसे मेन तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही होता है किसी भी बिजनेस का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, और साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी ही कर दिया है, CSR जो है वो उसको एक पार्ट बना दिया है कंपनीज का, कि आपको इतना, आपका जो भी इनकम होगा उसका कुछ परसेंट आपको CSR में कंट्रीब्यूट करना ही करना है, आप चाहो या ना चाहो। तो इसी तरह से हर एस्पेक्ट को लेकर के चलना एक अच्छे मैनेजमेंट का काम होता है, एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। फिर क्या है नेक्स्ट? सर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग कल देखेंगे, अभी यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग कल देखेंगे। पॉइंट वाइज होगा ना वो तो। उसमें भी सर अलग अलग गोल दिया हुआ है, जैसे मैनेजमेंट क्रिएट करने, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स, ये सब हेडिंग वाइज पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग हेडिंग वाइज देखेंगे। तो कल हम लोग लेते हैं नेक्स्ट इसका आगे का क्लास, चैप्टर 1 का जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग कल लेते हैं। आज ट्यूसडे है ना? हाँ सर। ठीक।